हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हलाल चीज़ों में अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा फ़ेल तलाक है। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से बदकिस्मती से हमारे माशरे में तलाक की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। तलाक का मतलब सिर्फ दो लोगों की जुदाई नहीं, बल्कि तलाक के बाद दो ख़ानदानों के दरमियान कभी ना बुझने वाली आग भड़क उठती है। तलाक हमारा समाजी मसला बन चुकी है जो हमारे माशरे में मौजूद खानदानी निज़ाम को जड़ों से खोखला कर रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि अगर एतमाद कायम हो और कोई बदगुमानी ना हो तो अज़दवाजी रिश्ता सीसा पिलाई दीवार से भी ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन अगर एक दूसरे पर या किसी एक को किसी दूसरे पर शक व शुबा पैदा हो जाए तो ये मजबूत रिश्ता कच्चे धागे से भी कमजोर हो जाता है, जो एक मामूली से झटके से भी टूट जाता है। तलाक के बुनियादी अवामिल की खोज लगाई जाए तो 3 बुनियादी अवामिल सामने आते हैं। इनमें सबसे अहम शऊर का ना होना, माली मामलात का खराब होना और बेरोजगारी है। जबकि इस नाखुशगवार सानहे से सबसे ज्यादा बच्चे मुतासिर होते हैं। उनकी शख्सियत टूट फूट का शिकार हो जाती है और ऐसे बच्चे मुआशरे में मुस्बत और मौसर किरदार अदा नहीं कर पाते, जिससे मुआशरे में भी बिगाड़ पैदा हो जाता है। मैं हूं उस्मा नौमान और आज के ऐसा क्यों में तलाक की बढ़ती हुई शरह करेंगे, सवाल उठाएंगे कि मुआशरे में ये नासूर अपनी जड़ें क्यों मजबूत कर रहा है। इसी पर देखते हैं कि दुनिया में तलाक के क्या आदाद व शुमार हैं। शादी की नाकामी की वजह कोई भी हो, लेकिन शादी टूटने का तजर्बा लोगों के लिए कभी भी खुशगवार नहीं होता। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि दुनिया भर में तलाक के रुझान में होशरुबा इजाफा हो रहा है। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की 50 रियासतों में शादी खत्म होने के बाद फरीकैन में असासों की मसावी तकसीम का कानून मौजूद है। वहाँ भी शरह तलाक 50% है, जबकि अगर खवातीन कॉलेज ग्रेजुएट हों तो ये शरह 90% की हैरान कुन सतह तक भी पहुँच सकती है। इसी तरह बरतानिया के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक साल 2019 में इंग्लैंड और वेल्स में 62% खवातीन ने तलाक की दरखास्त दायर की थी। यहाँ आपको तारीखी हकायक भी बताते चलें कि 1914 से पहले तक बरतानिया में तलाक बिल्कुल भी आम नहीं थी और 19वीं सदी की पहली दहाई में हर 450 शादियों में से सिर्फ एक में तलाक होती थी। लेकिन अब बरतानिया में हर बरस 1 लाख से ज्यादा जोड़े तलाक लेते हैं, जबकि चीन में हर 1000 में से 3 जोड़ों की तलाक होती है। यही शरह मालदीव में हर 1000 में से 5 जोड़े और रूस में 4 जोड़े है। मुस्लिम ममालिक की बात की जाए तो वहाँ भी तलाक की शरह में आए रोज इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब में तलाक की शरह में गुज़श्ता 10 सालों में तेजी से इजाफा हुआ है। सऊदी अरब में तलाक की शरह फी घंटा 7 तलाकें हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में सऊदी अरब में 57,595 तलाकें रजिस्टर्ड हुई। यह आदाद शुमार 2019 के मुकाबले में 12% से भी ज्यादा है। सऊदी अरब के अलावा दीगर खलीजी ममालिक में भी तलाक की शरह में होशरुबा इजाफा हो रहा है। सल्तनत ओमान में 18,000 शादियां हुई, जबकि 3.7 तलाकें रिकॉर्ड पर आईं। इसी तरह बहरीन में 2019 के दौरान 5,000 से ज्यादा निकाह हुए, जबकि 2,000 से ज्यादा तलाकें हुई। नाज़रीन, दुनिया भर में तलाक के आदाद शुमार आपने देखे। पाकिस्तान के हालात भी इससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान में तलाक के हवाले से क्या आदाद शुमार हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मुआशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त, बेरोजगारी और घरेलू झगड़ों ने खानदानी निजाम को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। यही वजह है कि तलाक और खुला की शरह में खौफनाक हद तक इजाफा होने लगा है। मुख्तलिफ सर्वेस के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 दहाइयों में तलाक की शरह में 60% इजाफा हुआ है। 1973 में पाकिस्तान में तलाक की शरह 13% थी, जो अब बढ़कर 35 से 40% हो चुकी है। पाकिस्तान में तलाक के 3 तरीके राइज हैं। सबसे आम तरीका यह है कि मर्द अपनी बीवी से तंग आकर उसे तलाक देकर रिश्ता खत्म कर देता है। दूसरे तरीके में बीवी खुद तलाक तलब करती है, जिसे खुला कहा जाता है। जबकि तीसरे तरीके में दोनों पार्टियां आपसी बातचीत और इत्तेफाक के साथ खुद अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इसीलिए सबसे ज्यादा तलाक के केसेस भी यहीं रजिस्टर्ड होते हैं। सिर्फ साल 2021 में लाहौर की मुख्तलिफ अदालतों में 1 लाख खवातीन ने खुला के लिए रुजू किया, जिसमें से 10,000 जोड़ों में अलहदगी हुई। लाहौर की अदालतों में आज भी खुला के 60,000 के करीब मुकदमात ज़ेरे समात हैं।
ये केसेस पूरे पंजाब से यहाँ आते हैं। अगर सिर्फ लाहौर की बात की जाए तो जिला लाहौर की 4 तहसीलों में गुज़श्ता 3 साल में तलाक के 24,157 मुकदमात दायर हुए। 11,540 मर्दों ने तलाक दी, 9,973 खवातीन ने खुला ली, जबकि 831 केसेस में मसालिहत हुई है। सिर्फ यही नहीं, साल 2022 के पहले 7 माह में लाहौर की अदालतों ने 6,000 तलाक की डिग्रियां जारी की, जबकि 7,000 केसेस अभी भी ज़ेरे समाअत हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाहौर में मजमूई तौर पर तलाक के 100 से 150 केसेस रोजाना दायर किए जा रहे हैं। इसी तरह आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में गुज़श्ता 2 बरस के दौरान फैमिली कोर्ट्स में दायर होने वाले अलहदगी के केसेस में 700% इजाफा हुआ है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2020 और 2021 में कराची समेत पूरे सूबा सिंध में खवातीन की जानिब से खुला की लगभग 5,198 दरखास्तें दायर की गयी, जिनमें से 4,050 से जायद का ताल्लुक कराची के 5 अजला से है, जबकि इससे कबल साल 2019 में सूबे भर में खुला की 632 दरखास्तें दायर की गयी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बात की जाए तो गुज़श्ता साल इस्लामाबाद में तलाक, खुला, सामान जहेज की वापसी, हक महर की अदायगी और खर्चे की अदायगी के कुल 8,239 नए केसेस दायर किए गए, जिनमें से रावलपिंडी के 5,349 और इस्लामाबाद के 2,890 मुकदमात दायर हैं, जबकि 2,913 खवातीन को तलाक और खुला की डिग्रियां जारी की गयी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में तलाक के आदाद-ओ-शुमार आपने देखे, तलाक की वजूहात क्या हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मैच मेकर मिसेस खान मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मिसेस खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में जो तलाक की शरह मुसलसल बढ़ रही है, इसकी क्या वजूहात हैं? मैं तो बेटा इतनी परेशान हूँ इस चीज़ से, इतनी परेशान हूँ सुन कर कि हर दूसरी लड़की आ रही है तलाकशुदा। इवन मैं देख रही हूँ 24 साल की लड़की, और यकीन माने कि एक 18-19 साल की लड़की 2 महीने में तलाक होकर पुप्पी के घर, कहाँ हुई शादी, उसकी पुप्पी के घर हुई, और तीसरे महीने वो घर पे अम्मा जान के बैठी हुई हैं। लड़की से उसका इश्क दूसरी से, और शादी पैसे की खातिर मामू की बेटी से शादी कर ली। और चलो तुम्हारा इश्क चल भी रहा था, बच्ची को प्यार तो देते, टाइम तो देते, प्यार से बोलते, तो उसका कहना तो मानते, उसको लेकर जाते, नथिंग। वो सिर्फ माँ के लिए, वो लड़की किस लिए आई थी? सिर्फ माँ को एंटरटेन करने के लिए, या वो खाने के वक्त थोड़ी बहुत देर घर में बैठ जाता था। जब इतनी छोटी छोटी बच्चियों को क्या उम्रें हैं, और माँ बाप को तो देखो, अभी बच्ची एक फूल है, अभी वो कली है, और उसकी शादी कर दी तुमने। ये तो कोई बात नहीं हो। लड़कियों को मैच्योर होना चाहिए, उनको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। अच्छा मिसेस खान साहब, पहले ये होता था कि अरेंज मैरिजेस होती थी, घर वाले रिश्ता करते थे, और अगर कोई मसला भी हो जाता था मियाँ बीवी में तो घर वाले मामलात को सुलझा भी देते थे। लेकिन अब चूँकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो लव मैरिजेस की तरफ जाते हैं, तो फिर ऐसे में बड़े भी अपने आप को साइड पे कर लेते हैं कि खुद की है खुद ही भुगतो। तो आपको लगता है कि तलाक की जो शरह मुसलसल बढ़ रही है, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है? देखिए, मैं ये कहती हूँ लव मैरिज करना बुरी बात नहीं है। अगर आपको लड़की पसंद आई है, व्हाई नॉट, आपकी भी चॉइस होनी चाहिए, लेकिन वो चॉइस सोच समझ कर करें। बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके अब्बा जान और अम्मा और बहनें रोज़ाना लड़की देखने जा रही हैं और टाइम वेस्ट कर रही हैं, और दूसरी जगह लड़की भी ज़लील हो रही है कि ट्रे ला रही है, रख रही है, और रिजेक्शन में जा रही है, रिजेक्ट कर रही है, वो भी डिप्रेशन में जा रही है। अगर तुम लोगों की पसंद है, पढ़ते हुए में पसंद भी है, तो डजंट मैटर, इट्स वेरी गुड। लेकिन उसमें अपने माँ बाप की भी हाँ शामिल करो, उसमें अपने माँ बाप को भी कंसल्ट करो, और दोनों की रजामंदी हो, बच्चे की भी हो, माँ बाप की भी हो, तो वो चीज़ परवान चढ़ती है। वहाँ पे फिर अल्लाह भी बरकत डालता है। तो मैं कहूँगी लव मैरिज कोई ऐसी बात नहीं, अगर आपने लव मैरिज की है तो आप ज़रूर करें। अच्छा, आप चूँकि मैच मेकर हैं, लोगों को मिलवाती हैं आपस में ताकि वो आपस में रिश्ता जोड़ सकें, तो आप क्या समझती हैं कि जब रिश्ते के मामलात हो रहे होते हैं, जब दो ख़ानदान आपस में मिल रहे होते हैं, तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए ताकि जो रिश्ता है वो देर पा हो सके, देर तक चल सके? इसमें बहुत से फैक्टर्स ये देखे जाएंगे कि बेटा कंपैटिबिलिटी, कि हम ऐसी जगह अपने बच्चे की शादी करें जहाँ कंपैटिबिलिटी हो, जहाँ कंपैटिबल हो फॉर ईच अदर। तो आप ये देखें कि जो हमारे जैसे अपने तौर तरीके के लोग हैं, अगर आप उनमें बड़े देखेंगे
कि उनमें हमारी बात हो रही है, उन जैसे ही हम लोग हैं, जैसे हम हैं, तो वो बात आगे तक चलती रहेगी। अच्छा मिसेस खान साहबा, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे क़दामत पसंद मुआशरे में एक आम जो मिथ है वो ये भी है कि ख़ातून, ख़ास तौर पर वो ख़ातून जो पढ़ी लिखी है, ख़ुद मुख्तार है, वो अपने घर को बना कर नहीं रख सकती, और ज़्यादातर जो तलाक होती है उसमें उन पढ़ी लिखी और ख़ुद मुख्तार ख़वातीन का किरदार ज़्यादा होता है। आप भी ऐसे ही समझती हैं? टू सम एक्सटेंट यस, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो कहती है वो अब डोमिनेट करती है, और वो अपने हस्बैंड को लो समझती है। अपने हस्बैंड को अब वो समझती है तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो मुझसे आधा भी नहीं कमा रहे हो, मैं तो देखो एक सुपीरियर पोजीशन पे बैठी हूँ, तुम मुझसे बहस व तकरार क्या करोगे। उसको हमेशा हर वक्त कम तक समझती है, और बच्चे भी यही कुछ देखते हैं तो वो बाप की इतनी इज्जत नहीं करते। जब वो ये देखते हैं कि मेरी कुछ इज्जत ही नहीं है, ये बीवी भी नहीं कर रही, देखा देखी बच्चे भी मेरी इज्जत नहीं कर रहे, वो कहते हैं मेरी क्या हैसियत, जो मेरी औकात है, जो मैं देता हूँ उस पर भी ये नाशुक्रापन करती है। बल्कि दोनों को मिलकर चलना चाहिए, दोनों एक गाड़ी के चार पहिए हैं। अगर कम कमा रहे हैं या ज़्यादा कमा रहा है कोई भी दोनों में से, तो उस पर उसको प्राउड नहीं फील करना चाहिए, बल्कि सबमिसिव रहना चाहिए कि हमारा घर अच्छा चल रहा है, हम दोनों कमा रहे हैं, चाहे कम कमा रहा है एक या ज़्यादा कमा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, और जितनी उसके नसीब है वो उसको मिल रहा है। अगर सेल्फिश नहीं है औरत, और वो समझती है कि अगर मैं भी काम कर रही हूँ या ये भी काम कर रहा है, उस पर गुरूर नहीं कर रही, उस पर सब्र कर रही है, उस पर शुक्र अदा कर रही है, तो मेरा ख्याल घर नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो घुमंड करती है, वो अपने से कमतर अपने शौहर को समझती है, तो फिर घर टूट जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप चूँकि मैच मेकर हैं, लोग आपके पास आते हैं कि रिश्ते के लिए, तो जो ख़वातीन या जो मर्द हजरात तलाक़ याफ्ता होते हैं, उनके रिश्ते करवाने में आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? हो मसाइल ही मसाइल होते हैं। एक आध बच्चा लड़की का हो जाए तो उसके लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है शादी करना। मैं तो कहती हूँ अगर उसकी शादी हो जाए तो शी इज़ वेरी लकी कि किसी ने एक्सेप्ट कर लिया। इतनी महंगाई में तो लोग अपने ही बच्चे नहीं पाल कर पढ़ा सकते, उनकी फ़ीसें दे सकते, तो दूसरों के बच्चे, उनका अपना बाप ने नहीं जिसने पढ़ाया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने बाप की, तो वो दूसरा बाप क्या पढ़ाएगा। लेकिन वो बहुत नेक और अच्छा आदमी होगा जो उसके बच्चे को अडॉप्ट करेगा, उसके बच्चे को पढ़ाएगा, उसके बच्चे से अच्छा सलूक करेगा। उस जैसा बंदा वो जन्नती बंदा होगा, उस जैसा बंदा अल्लाह ताला के पास भी उसकी बड़े दर्जात हैं और दुनिया में भी उसके बड़े दर्जात हैं। मैं कहूँगी जिनके बच्चे हैं खुदारा उनको निगलेक्ट ना करें, माएँ उनको धुतकारे ना और मुझे डांटे ना कि मिसेस खान ये क्या आपने बच्चों वाली बता दी। वो तो अर्न कर रही है, वो तो अपने बच्चे को खुद सपोर्ट कर रही है, वो क्या मियाँ देगा, वो तो खुद अपना बच्चा सपोर्ट कर लेगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुख्तलिफ लोगों की राय है कि आजकल फैशन में भी तलाक ले ली जाती है, इस पर आपकी क्या राय है? ये बात टू सम लिटिल बिट आई वुड से 5% कैन बी ओके, बट ये बहुत ही मैं कहती हूँ कि तकलीफ़ दे चीज़ है, औरत के लिए भी मर्द के लिए भी। उस वक्त तो वो खुशी खुशी में दे देते हैं, ओह ही इज़ अ नाइस पर्सन, आई फाउंड समबडी ग्रेट। लेकिन वो ग्रेट आपको क्या पता कितना % आपके साथ सिंसियर है। फैशन में तो वो दे देती है कि मैं तो बड़ी ऊंची चीज़ बन जाऊंगी, लेकिन कोई ऊंची चीज़ नहीं देता। दूसरी औरत, उसकी पहली बीवी के ऊपर तुम जब जाओगे तुम्हें ना घर वाले एक्सेप्ट करेंगे, ना तुम्हारे बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे, ना तुम्हें वो चीज़ वैल्यू मिलेगी जो पहली को मिल जाती, ना तुम उसके घर में घुस सकोगी, ना तुम उनके सारे फंक्शंस अटेंड करोगी। क्या उस आदमी को एक आदमी को लेकर क्या मिलेगा, और वो तुम्हें क्या देगा, दूसरी बीवी को क्या देगा? वो भी नहीं देगा जो तुम्हारा पहला मियाँ देता था, प्यार मोहब्बत टाइम। आपको कुछ नहीं मिलेगा। मत सोचें तलाक लेकर मुझे बहुत कुछ मिलेगा। आपको प्यार मोहब्बत टाइम, आपके बच्चे बदज़त हो जाएंगे, आप दुनिया में आप जलील हो जाएंगी, ख्वार हो जाएंगे। मत सोचें कि मैं टीवी में ये बड़ी एक्ट्रेस हूँ, मैं ये बड़ी चीज़ हूँ तो लोग मुझे दे लुक अपॉन मी। नो, दे लुक डाउन अपॉन यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस खान साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, हमारे माशरे में तलाक की बढ़ती हुई शरह के हवाले से जो वजूहात हैं उनके बारे में आपने जाना। अवाम इसके बारे में क्या राय रखते हैं ये भी हम जानेंगे।
तलाक चाहे किसी भी वजह से हो, ये एक तकलीफदेह अमल है, लेकिन फिर भी हम माशरे में देख रहे हैं कि तलाक का रुझान मुसलसल बढ़ रहा है। अवाम इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट आमना मुनीर ने कुछ लोगों से गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। जी उस्मा, हमारे माशरे में तलाक की शरह बढ़ती जा रही है। अदम बर्दाश्त है या कॉम्प्रोमाइज़ की कमी है? आइए अवाम से जानते हैं। आजकल लड़कियों में जो है ना बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, तो ज़िंदगी गुजारने के लिए तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है सारी ज़िंदगी का। ये लड़की जो भी हैं वो उनका ज़हनी हम मांगी जो है वो ना हो, मेन वजह भी यही है बस। आजकल कंप्रोमाइज़ बच्चों ने करना छोड़ दिया है और जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया है और बर्दाश्त नहीं है, कूल नहीं है उनमें थोड़ा सा भी कि वो रहें, बड़ों की बात सुने, उनमें वो चीज़ नहीं है। बस वो यही चाहते हैं कि बस जो हम हैं बस हम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डाइवोर्स का प्रॉब्लम आजकल चल रहा है वो इस वजह से चल रहा है कि एक तो हमारा डिफरेंस बहुत है मैन और वुमेन में, क्योंकि आजकल मैन और वुमेन में ये कंसेप्ट आ चुका है कि हम लोग एवरीबडी इज़ थिंकिंग अबाउट दैट आई एम राइट एंड द अदर वन इज़ रॉन्ग, नो वन इज़ अंडरस्टैंडिंग ईच अदर. Like women is also want to go out, but some families has a concept that women should stay at home. So all these are the factor behind the divorce as well. थोड़ा सा टॉलरेंस लेवल पहले औरत में ज़्यादा होता था जो अब नहीं रहा, और इसके अंदर मेनली रोल जो है वो दैट इज़ बीइंग प्लेड बाय मीडिया. आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनी वन स्पेसिफिकली, बट येस द मेन थिंग इज़ ये जो ड्रामे शो होते हैं उसके अंदर तलाक इज़ बीइंग पोर्ट्रेड एज अ वेरी नॉर्मल थिंग. तलाक जो रीज़न है ना वो सबसे पहले है कि ये बर्दाश्त करना चाहिए और कंप्रोमाइज़ करना हम शादी है. अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे तो डिवोर्स हो जाएगी. वो लव मैरिज है, ये तलाक की वजूहत. माँ बाप के कहने पे जिसने भी शादी किया हो आप ढूंढो, वो तलाक नहीं हुआ होगा. और जो लव करता है, ठीक है, तो बाद में वो तलाक की वजूहत ये है कि हस्बैंड वाइफ में एक तो बहुत से हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या बहुत से की वाइफ सही नहीं होती, तो इस चक्कर में तलाक बहुत ज़्यादा और रेशो बढ़ गया है. और यहाँ तक कि अब लोगों ने तो ट्रेंड बना लिया ना कि एक लड़की अकेली रह सकती है, इसलिए तलाक का रेशो इस तरह ज़्यादा हो रहा है. इसीलिए होती हैं कि है ना लड़की है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करती कि मुझे पैसे वाला ढूंढती है, पैसे वाला होना चाहिए, ख़ानदान अच्छा होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, और फिर माँ बाप की पसंद से नहीं करती हैं, अपनी पसंद आजकल लड़कियाँ ढूंढती हैं. जो वही लड़कियां जो अपनी पसंद से करती हैं और फिर शादियां हो जाती हैं, फिर नहीं बनती हैं, तो उनमें तलाक़ें होती हैं. डाइवोर्स की रीज़न जो ज़्यादातर माशरे में देखी गई है वो यही है कि एक तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, जो एक फ़ीमेल दूसरे घर में जाती है और वहाँ पे वो एक सोच की जाती है कि शायद मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ मिलेगी. उसी तरह अगर हम मेल साइड पे देखें तो वहाँ पे भी यही होता है कि आने वाली शायद हमारे लिए बहुत कुछ लेके आएगी, तो जहेज़ भी जो है ना एक पीछे बैक ऑफ द माइंड जो है वो कल्चर को ख़राब कर रही है. तो नाज़रीन, अवाम क्या सोचते हैं ये आपने देखा. यकीनी तौर पर तलाक के मामले में नफ्सियात का बड़ा ताल्लुक है. वो कौन से नफ्सियाती अवामिल हैं जो इंसान को इस नहज पर पहुंचा देते हैं? इसी नुक्ते पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर सदाकत साहब. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत साहब आपके वक्त का. कहिएगा कि मियाँ बीवी के दरमियान वो क्या नफ्सियाती मसाइल होते हैं जिसकी वजह से नौबत तलाक तक जा पहुँचती है? मियाँ बीवी के दरमियान जो तलाक का मौजू है ये बड़ा वसी मौजू है. आम तौर पर ये समझा जाता है और हिस्टोरिकली ये कहा जाता था कि मियाँ बीवी जीवन साथी होते हैं. तो अब ये तस्वर बीच में से निकल रहा है लाइफ पार्टनरशिप का, बल्कि मियाँ बीवी अब सिर्फ मियाँ बीवी होते हैं. और अगर उनमें से किसी को सूट नहीं करता रिश्ता तो वो तकलीफ़ सहने के बजाय या अपने मसलों को हल करने के बजाय जो मगरबी दुनिया में नया कॉन्सेप्ट है कि अलहदगी इख्तियार करो और नई दुनिया बसाओ, तो ये अब पाकिस्तान में भी बहुत आम होता जा रहा है. जैसे कोई लड़की है तो उसकी 3-4 सहेलियों को अगर डिवोर्स हो जाती है तो वो अज्यूम करने लगती है अनकॉन्शियसली कि ये कोई ठीक नॉर्मल चीज़ है और मुझे भी इस बारे में सोचना चाहिए. और अगर कोई मियाँ बीवी एक दफ़ा एक दूसरे को ये कह दें कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, तो ये एक न्यूक्लियस सा बन जाता है. या किसी भी वजह से जब एक दफ़ा मुंह से ये बात निकलती है तो दिमाग इसी पॉसिबिलिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगता है, क्योंकि हम जो भी कुछ सोच विचार करते हैं या कोई ज़िक्र अज़कार करते हैं या कोई खेल खेलते हैं तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रेन सेल्स हैं
वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो एक गोल बना के उसको अचीव करने में लग जाते हैं। कोई शख्स जब अपने ज़िंदगी के साथी का चुनाव करता है तो क्या वो वाकई ज़िंदगी के साथी का चुनाव करता है या वो एक शादी करता है जो अगर सूट की तो ठीक है, अगर नहीं सूट की तो उसे ख़त्म कर देंगे। जैसे पुराने ज़माने में एक बात होती थी कि जी औरत पाँव की जूती है, अगर फिट आई तो आई, नहीं तो फिर उसे आप बदल डालें। तो अब तकरीबन दो तरफ़ा ये बात शुरू हो गई है कि बीवियां भी ऐसे सोचती हैं कि बंदा सर की टोपी है, अगर फिट आई तो ठीक है, नहीं तो फिर बदल लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा कि ब्रोकन फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं उनकी नफ्सियात बड़ी डिफरेंट सी होती है, वो सारी उम्र इस डायलेमा से निकल ही नहीं पाते हैं, तो बच्चों की नफ्सियात पर क्या असरात होते हैं? आप ये सुन के हैरान होंगे कि जिन बच्चों के माँ बाप आपस में बिल्कुल नहीं लड़ते और जो बच्चे अभी दुनिया में आए हुए 6 महीने साल ही गुजरा है, तो अगर किसी बच्चे के कमरे से उसकी माँ दूसरे कमरे में जाती है तो 1 साल 1.5 साल का बच्चा अपने ज़हन में ये सोच रहा होता है कि ये मुझे छोड़ के चली गई है। यानी बच्चों के अंदर ये जो एक ख़दशा होता है या फ़िक्र होता है, ये एक कुदरती अलामत है। इसलिए बच्चा अपनी माँ को अपने सामने देखना चाहता है और माँ से क्लिंग करता है, वो माँ को इधर उधर नहीं होने देता। और आपने देखा होगा कि अगर किसी शॉपिंग मॉल में कोई बच्चा माँ को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा हो तो बाज़ औक़ात माएँ ये करती हैं कि वो हाथ नहीं पकड़ने दे रहा या कुछ ऐसे मुश्किलात पैदा कर रहा है, तो माएँ उन्हें अकेला छोड़ के किसी पिलर की ओर में खड़ी हो जाती हैं। जो ही उनको नज़र आता है कि माँ गायब है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं और फिर माँ आती है तो फिर वो उनको समझ लगती है कि माँ क्या चाह रही है। तो बच्चों के अंदर ये जो सेपरेशन एंग्जाइटी है, जब बच्चों को माँ स्कूल छोड़ के आती है तो बच्चे शुरू में बहुत ज़्यादा रोते हैं। बच्चे जो हैं वो अपने आप को माँ से आसानी से अलग नहीं कर पाते। जब वो माँ के पेट में पलते हैं 9 माह और फिर इस दुनिया में आते हैं तो माँ और बच्चे के लिए ये एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे वो यकीन नहीं रखते। वो अभी भी एक दूसरे का हिस्सा अपने आप को समझते हैं। और इससे आप ज़हन में रखते हुए सोचें कि अगर कोई माँ या बाप बच्चे का आपस में ये बातें कर रहे हो कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते, और ये अक्सर व बेशतर होता है ज़रा सी बात पे कि तुमने सालन में नमक डाला है, अगर आइंदा तुमने ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी हमने देखा है कि बाज़ औक़ात जब 2 लोगों के दरमियान अलहदगी होती है तो वो भी ट्रॉमा में चले जाते हैं, उन्हें भी नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो वो क्या सिचुएशन होती है, वो क्या नफ्सियाती मसाइल होते हैं जिनका सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है जिनकी आपस में तलाक होती है? तो किसी भी मियाँ बीवी की ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा हादसा होता है कि उनकी अलहदगी हो जाए, लेकिन फिर उन्हें उस सदमे से रिकवर करने की ज़रूरत होती है, जिसे हम ग्रीफ रिकवरी कहते हैं। क्योंकि वो प्रैक्टिकली तो अलहदा हो चुके होते हैं लेकिन थ्योरेटिकली अभी वो नहीं होते। वो एक दूसरे को उन्हें अनलर्न करने की ज़रूरत होती है। वो बारहा एक दूसरे के हवाले से एक महसूस करते हैं, कमी महसूस करते हैं, और उनकी जो नई शादी होती है उसमें उनकी पुरानी शादी काफ़ी रखना अंदाज़ी करती है। लिहाजा कोई लड़की हो या लड़का हो, अगर अनफॉर्चुनेटली उनकी ज़िंदगी में अलहदगी जैसा वाक़या हो चुका है तो नई ज़िंदगी स्टार्ट करने से पहले, नए लाइफ पार्टनर को चुनने से पहले उन्हें बहुत कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। आज डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की नफ्सियात समझने के लिए क्या करना चाहिए ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और मामलात इस नहज तक आए ही ना। अगर कोई अपनी शादी को कामयाब बनाना चाहता है या अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करना चाहता है तो एक सिंगल पॉइंटेड एजेंडे पे उसे काम करना चाहिए कि अपने खावंद या बीवी को बुरी फीलिंग ना दे, बल्कि एक कदम आगे जाके कोशिश करके अच्छी फीलिंग दे। और इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात किसी की माने, आप जो जायज़ बात है वो माने, जो जायज़ नहीं है वो ना माने, लेकिन आप ऐसी बातें ना करें जिनसे फीलिंग्स हर्ट होती हैं। जो बात करें आप पोलाइटली करें। अगर आपको किसी का रवैया पसंद नहीं तो उससे डांट डपट ना करें महज इसलिए कि वो आपकी बीवी बन के आपके घर आई है, आप कुछ भी बोल दें, ये मुनासिब नहीं है। अगर आपको अपने
जीवन साथी का कोई रवैया पसंद नहीं, तो आप बता सकते हैं कि ये रवैया मुझे पसंद नहीं है, इससे मुझे तकलीफ़ होती है, आप मेहरबानी करके इस पर नज़र षानी कर लें। आप उनके तर्ज़ अमल को बदलने के लिए बार बार नज़र षानी की अपील कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मियाँ बीवी के दरमियान तलाक को दीन इस्लाम में हलाल कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा करार दिया गया है और इस नापसंदीदा काम से बचने के लिए दीन इस्लाम की तालीमात क्या हैं, इसी पर हम बात करेंगे। मजहबी स्कॉलर, हमारा ख़ानदानी निज़ाम दिन ब दिन तबाह हो रहा है और बहुत सारे लोगों में जो तलाक की शरह बढ़ रही है उसकी वजह जॉइंट फैमिली सिस्टम को करार दिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा है और शरीयत इस हवाले से क्या कहती है? मुआशी असबाब मैं ये समझता हूँ ज़्यादा कारफरमा है ख़ानदानी निज़ाम को तलपट करने के लिए और तलाक़ की शरह में इजाफ़ा होने के लिए, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हर ख़ातून जब शादी होकर अपने ससुराल आती है तो उसके कुछ ख्वाब होते हैं। वो ये समझती है कि मैं पहले से बेहतर ज़िंदगी की तरफ मूव कर रही हूँ और वहाँ पे उस तरह उसे मिलता नहीं है, या उसके साथ धोखा हो जाता है, या जितनी रकम कमाने का उसके शौहर के हवाले से बताया जाता है उतनी रकम वहाँ पे मौजूद नहीं होती है। और ज़ाहिर बात है ज़रूरियात अपनी जगह पर मौजूद हैं, तो कम से कम ज़रूरियात भी अगर पूरी ना हो तो उससे भी ख़ानदानी निज़ाम बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि किन सूरतों में दीन इस्लाम इस नापसंदीदा फ़ेल की इजाज़त देता है? अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़े मुकर्रर फरमाए, निकाह के बंधन के ज़रिए मर्द और औरत का ये ताल्लुक़ कायम होता है जिसे हम ज़ौजियत का ताल्लुक़ कहते हैं, जिसमें एक मर्द और एक औरत मिलकर एक नए ख़ानदान की बुनियाद रखते हैं। बसा औक़ात इस नए जोड़े में ज़हनी हम आहंगी पैदा नहीं हो पाती, जिसके नतीजे में वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, या जिसके नतीजे में वो इस अमर तक पहुंचते हैं कि उन्हें अब अलग हो जाना चाहिए। अगर तलाक़ का तसव्वुर मौजूद ना हो, अलहदगी का तसव्वुर मौजूद ना हो, तो फिर उस जोड़े का अपनी ज़िंदगी के अख्ताम तक मिलकर रहना मुमकिन ही ना हो, और वो एक दूसरे की शक्ल देखना ही पसंद ना करें और एक दूसरे के साथ निकाह के बंधन में भी जुड़े हुए हैं, तो ये उनके साथ जुल्म और ज़्यादती होगी। इसीलिए शरीयत में इसे नापसंदीदा अमर तो करार दिया गया, लेकिन उन हालात में जब मियाँ और बीवी आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे तरीके और बेहतर तरीके से रहने के काबिल ही नहीं हो पा रहे, तो वो तलाक़ के ज़रिए इस बंधन को ख़त्म कर सकते हैं, या बीवी खुला लेने के ज़रिए से इस बंधन को ख़त्म कर सकती है, और तब इस बंधन को ख़त्म करने में कोई कबाहत ना है। हम बात कर रहे हैं तलाक की बढ़ती हुई शरह के हवाले से। दो अफराद में तलाक से सिर्फ दो जिंदगियां ही नहीं बल्कि कई जिंदगियां दाव पर लग जाती हैं। इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। तलाक, तलाक और तलाक, ये तीन अल्फाज हमारे ख़ानदानी निज़ाम को तबाह कर देते हैं। सिर्फ निज़ाम को ही नहीं बल्कि बहुत सी जिंदगियां भी उजड़ जाती हैं। गुज़िश्ता 3 बरस में इस शहर लाहौर में खुला और तलाक के केसों में सुलह की रेशो सिर्फ 3.4% रही। आखिर मामला क्या है? ऐसी एक कहानी आज आपको दिखाएंगे जहां एक खातून ने इन्हीं इंसाफ के अवानों के दरवाजे को खटखटाया और उनसे इंसाफ का सवाल किया। हमारे साथ रहिएगा। मेरा नाम डॉक्टर निघत अफरोज़ है, मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी शादी को 20 साल हो गए और मेरी शादी लव मैरिज। बात ये थी कि हमारी तरह सोसाइटी में इंक्लूडिंग पेरेंट्स कि आपने अगर की है तो उसको चलाना है, बट दैट वाज अ वेरी अब्यूजिव मैरिज। और इसमें कहना नहीं चाहिए बिकॉज एक टाइम होता है, आपकी एक लिमिट्स होती हैं, आप एक हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं। और अब्यूज़ भी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, हर तरह का अब्यूज़ जहाँ तक बन सकता था उनसे। जो पहली दफ़ा मारा था वो कि आपने मेरी मदर को ये नहीं दिया खाने पीने की चीज़ें जो उन्होंने रिक्वायर्ड थी और मेरी मदर का ख्याल नहीं रखा, एंड दैट वाज अ स्लैप। और उसके बाद फिर वो इंक्रीज़ होता गया और वो बहुत हद तक ब्रूटली इंक्रीज़ हुआ कि आपको ब्रूजेस पड़े होते थे एंड यू गोना गो जॉब। फिर ये भी था कि फाइनेंसेस भी संभालने आपने, कि आप डॉक्टर हैं, आपको
यानी आपका एक रिलीजन प्रिविलेज है कि आप हमें सपोर्ट करें। इनिशियली मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया बिकॉज डिसीजन मेरा था। मुझे शाइनेस होती थी कि मेरा डिसीजन फेलियर में जाएगा और मुझे गिल्टी कराया जाता था और समहाउ मैं गिल्टी होती थी कि यार मेरी तरफ से कोई कोताही है जो मैं इसको कोप अप नहीं कर पा रही। ये चीज़ मुझे भी फील होती है कि उसका फादरहुड कहाँ है, उसका अपना एज उनकी मदर का ये था कि जी उनके फादर की अर्ली डेथ हो गई थी तो आप बस मेरे बच्चे मेरे बेटियों को देखें। तो मैं यही कहती हूँ कि उसका नेचुरल फादरहुड कहाँ था, उसका नेचुरल पेरेंटहुड कहाँ था। दैट वाज अ लेकिंग, दैट वाज अ मेन पॉइंट कि मैंने उससे खुला ली है कि जब वो अपने बच्चों का नहीं सोच सकता तो आगे मैं उसके साथ क्या फ्यूचर देखूँ। देखिए डिफरेंट लोगों के डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट उनकी वजूहात होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ लव मैरिज कर लेते हैं, एक दूसरे को वो समझते ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग उनमें बिल्कुल भी नहीं होती और वो जल्दी शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं पेरेंट्स की मर्ज़ी के बगैर। तो बाद में जाके उनमें लड़ाइयाँ झगड़े होना शुरू हो जाती हैं छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे इश्यूज़ पे, जो वो पहले समझते हैं कि वो नहीं है क्योंकि वो मोहब्बत अंधी वाला उनका एक हिसाब होता है। बाद में फिर वो उनको सब कुछ नज़र आने लग जाता है, एक दूसरे की बुराइयाँ, अच्छाइयाँ फिर नहीं नज़र आती, फिर उनको बुराइयाँ नज़र आने लग जाती है। लड़की के ऊपर भी इसी तरह होता है कि लड़की पहले वो लड़का बाद में जब उसको किसी चीज़ से मना करता है तो वो कहता है कि ये तुम मुझे इस चीज़ों से मना करोगे, ये करोगे, मैंने तो ऐसी बाउंड्रीज जो तुम मेरे पर लगा रहे हो ये मैंने कभी सोची ही नहीं थी। खुला के केसेस जो उनसे हैं वो ज़्यादातर लव मैरिजेस वाले भी होते हैं और अरेंज मैरिजेस के भी होते हैं, दोनों में रेशो इक्वल ही है। तो नाज़रीन आपने देखा कि किस हद तक एक खातून कॉम्प्रोमाइज़ करती है अपनी घरेलू ज़िंदगी को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी बिलाखिर बाज़-औक़ात मामलात इस नहज पर पहुंच जाते हैं कि नौबत तलाक तक जा पहुंचती है। इसी अहम मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ ज़ुल्फ़िकार राहत साहब सीनियर तज्ज़ियाकार स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ज़ुल्फ़िकार राहत साहब, आप क्या समझते हैं वो कौन से अवामिल हैं जो बिलाखिर तलाक की सूरत पर मुंतज होते हैं? आपने चूँकि वजह की बात की तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह तो इसकी बड़ी सिंपल है कि जो आजकल लव मैरिज का एक ट्रेंड चला हुआ है, अपनी मर्ज़ी से नौजवान बच्चे और बच्चियाँ शादी कर लेते हैं, बड़ों का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता, उनकी मशावरत उसमें शामिल नहीं होती। फिर एक नशे की लत है सोसाइटी के अंदर बड़ी बदकिस्मती से इस कदर फैल गई है कि वो इन रिश्तों को बड़ा अफेक्ट कर रही है। फिर अदम बर्दाश्त तो सबसे अदम बर्दाश्त, टॉलरेंस सोसाइटी के अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि लड़की को तो हम कहते हैं, लेकिन लड़के के एंड के ऊपर भी जिम्मेदारी है बिल्कुल है कि वो इस सिस्टम को लेके चले, इस रिश्ते को लेके चले और खूबसूरती के साथ लेके चले। तो इस्लाम ने इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसको जुड़ा रहने के लिए, इसको मज़ीद जोड़ने के लिए एक बड़ा वाज़ेह लाया अमल दिया। जब तलाक का प्रोसेस चलता है तो आपने नोट किया होगा उसके अंदर भी कहा गया कि एक तलाक, दूसरी तलाक और तीसरी तलाक, यानी उसके बीच में इतनी मुद्दत दी गई है कि आप रुजू कर सकते हैं। इतना पीरियड है कि उसमें आप सोच सके, रजू कर सके, ताकि ये फैमिली यूनिट सिस्टम जो है ये टूटे ना, इस चलते रहे। फिर आपने देखा होगा कि जो लोग मजहब के ज़्यादा करीब हैं वहाँ पे ये रेशो बहुत कम है। जो मगरबी तहजीब को फॉलो करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वहाँ वो लोग तो दो तीन वो लोग तो मजहबी की अगर आप बात करें वो तो दो तीन शादियाँ निभा रहे हैं, निभा भी रहे हैं। वो इसको ख़त्म करने के कायल ज़्यादा नहीं। अच्छा, जो लिबरल लोग हैं जो मगरब को ज़्यादा फॉलो करते हैं वहाँ पे ये रेशो बहुत ज़्यादा है। और यूथ के अंदर तो एक ट्रेंड डेवलप हो गया है, इधर से शादी की उधर से छोड़ दिया, और वो इसकी अहमियत, इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे। और जो फैमिली यूनिट सिस्टम था जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जो फैमिली यूनिट सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हुआ है उसकी वजह से यकीन करें कि ये रिश्ते बेवकूफ़ हो गए। ये बड़ी एक मुझे टेंशन होती है ये सोच के ज़ुल्फ़िकार राहत साहब, हमारी जो जनरेशन है, हम जिस तरह से रिश्तों की हुर्मत को लेकर चल रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो इस तरह से रिश्तों की नज़ाकत को समझेगी, वो इस तरह से रिश्तों का पास रखेगी जैसे कि हमारी जनरेशन रख रही है। मेरे ख्याल से हम लास्ट जनरेशन है, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी का दौर है, जो सोशल मीडिया, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है रिश्तों के इस तरह से टूटने में। आपको नहीं लगता? सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है और मेन स्ट्रीम मीडिया का भी रोल है। जिस तरह ड्रामों के अंदर ग्लैमराइज किया जाता है, जिस तरह वो सारी तरगीबें दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली अफेक्ट करती हैं रिश्तों के ऊपर। मैं एक और रिपोर्ट का रेफरेंस सिर्फ देना चाहूँगा कि लाहौर की हद तक अगर आप बात कर लें 2019 और 2022 तक जो तलाक़ें हुई हैं
24,157 केसेस रिपोर्ट हुए। अच्छा, इसमें 13,540 मर्दों ने तलाक़ें दी हैं और 9,827 ख़वातीन ने मुनासिब समझा कि उन्होंने तलाक लेनी है और उन्होंने साथ नहीं रहना। अच्छा, इसमें 831 मामलात ऐसे हैं जिनको मसालत के ज़रिए सेटल किया गया। अब वो सिस्टम सारा अफेक्ट हो गया, घर का यूनिट भी डिस्टर्ब हुआ, घर फैमिली सिस्टम भी डिस्टर्ब हुआ और साथ साथ जो मसालती निज़ाम था सोसाइटी के अंदर वो भी बुरी तरह अफेक्ट हुआ। यानी आप अंदाज़ा करें कि ये कोई 25,000 तलाकों के मामले में 831 की सिर्फ सेटलमेंट सुलह हुई। ये रेशो तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए मेरे ख्याल जो मुरवजा हमारे लॉस हैं उसको इन्फोर्स करना चाहिए और जो एथिक्स की आप बात कर रही हैं, जो मोरालिटी की आप बात कर रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर मोरालिटी के ऊपर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल पढ़ाए। यकीन करें कि वहाँ पे नौजवान बच्चे और बच्चियों को बताया जाता है कि उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी कैसे। तो मैं समझता हूँ कि आप इन वैल्यूज के बगैर, एजुकेशन का इसका मतलब है बहुत बड़ा रोल है और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया ओपिनियन मेकर है, सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। बदकिस्मती यह है कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारी एजुकेशन सिस्टम जब नेगेटिव रोल प्ले करेगी तो उसके नतीजे में ये डिजास्टर होगा। सबसे बड़ा बिगाड़ तो अदम बर्दाश्त है ना, इसको कैसे ठीक करें? क्योंकि अगर मेरे ख्याल से दो लोगों के दरमियान लड़ाई जब शुरू होती है, मियाँ बीवी के दरमियान, अगर एक फरीक थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा कर ले तो मेरे ख्याल से लड़ाई वहीं पे ख़त्म हो सकती है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता है कि लड़ाई जब होती है तो उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है। अदम बर्दाश्त की जब हम बात करते हैं, लोग सुसाइड की हद तक चले जाते हैं तो उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है। अच्छा, ये घरेलू तशद्दुद भी मेरे ख्याल से बड़ी वजह बन रहा है। तशद्दुद बहुत बड़ी वजह बन रहा है कि उसकी वजह यह है कि खामन की अपनी पोजीशन क्या है बेचारे की, माशी तौर पे डिस्टर्ब है, नफसियाती तौर पे प्रॉब्लम है, नशे का आती है, सोसाइटी के अंदर वो यूजफुल उस तरह सोसाइटी का वो फर्द नहीं बन पाया, सोसाइटी ने सपोर्ट नहीं किया, एजुकेशन ने सपोर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने उसको उस तरह से लुक आफ्टर नहीं किया, तो नतीजा उसका ये निकला है वो सारा डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन घर जाके निकलती है। आजकल के आप कह रहे हैं बड़ों के रोल की बात, आजकल के जो यंग बच्चे बच्चियां हैं वो तो कहते हैं कि जॉइंट फैमिली की वजह से ही हमारे ताल्लुकात आपस में ख़राब हो रहे हैं क्योंकि बड़े इंटरफेयर करते हैं उनकी लाइफ में। तो ये इस पॉइंट को आप कैसे देखेंगे? जो फैमिली यूनिट सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जॉइंट फैमिली सिस्टम, लोग अलग होना पसंद करते हैं। यूथ के अंदर खासकर ये ट्रेंड है। होता यह है कि बच्ची को पहला मुतालबा ये किया जाता है कि जी आप लड़के को लेकर अलहदा हो जाए। लड़ाइयाँ फिर भी खत्म नहीं होती, लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। उस लड़के का बोझ पूरी उसकी फैमिली ने उठाया होता है कई तरह से, उसका भाई है, उसका वालिद है, उसकी वालिदा है। फिर उसके बाद वो जब अकेला बेचारा हो जाता है तो उसके बाद प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि लड़ाइयाँ खत्म होने की बजाय लड़ाइयाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि फैमिली यूनिट सिस्टम जो इस्लाम ने हमें दिया है ये बड़ा पावरफुल एक निज़ाम है। पूरी दुनिया इसकी तरफ आ रही है, पूरी दुनिया अब ये सारी चीज़ें देख के एंड तक जाके पूरे लिबरल्स खुद कॉम्प्रोमाइज इस पे कर रहे हैं, खुद सोच रहे हैं कि यार वापसी इस पे जाना चाहिए। पूरा वेस्ट इस पे सोच रहा है बड़ी संजीदगी के साथ, वो फैमिली यूनिट सिस्टम की तरफ वापस आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार हाद साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, तलाक सिर्फ औरत को नहीं होती बल्कि ये दो अफराद के दरमियान होती है, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा औरत पर ही आता है और औरत को ही इसका जिम्मेदार समझा जाता है। ऐसा क्यों है, इसी हवाले से बात की हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने रिसर्च स्कॉलर माजबीन खान साहिबा से। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके अपने प्रोग्राम ऐसा क्यों के साथ मैं हूं मोहम्मद फैसल। मियाँ और बीवी का ताल्लुक मुआशरे में एक इदारे की हैसियत रखता है। मुआशरे के ये दो अहम सतून अगर अपनी जगह पर कायम ना रहें तो मुआशरे में बिगाड़ पड़ने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। कुछ अरसे से हमारे मुआशरे में तलाक के वाक़यात बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए हम आज बात करेंगे रिसर्च स्कॉलर मिसेस माजबीन खान से। अच्छा, सबसे पहले बताइएगा कि तलाक की वजूहात कोई भी हों, असल में तो ये एक नापसंदीदा अमल है जी, लेकिन क्या वजह है कि तलाक के बाद मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये एक नापसंदीदा अमल इसलिए है क्योंकि ये एक ख़ानदानी निज़ाम को तबाह करता है और किसी भी मज़हब, कल्चर, सोसाइटी में ख़ानदान की तबाही को अच्छा नहीं समझा जाता। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन अच्छा समझा नहीं जाता। और इसके अलावा अगर बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं तो बच्चों की ज़िंदगी पर भी बहुत ही बुरे असरात मुरतब होते हैं
और अक्सर देखा गया है वो खुद बच्चे भी अपनी लाइफ में ब्रोकन होम्स की तरफ चले जाते हैं। हमेशा यही कहा जाता है कि अगर औरत इस काबिल होती तो अपना घर बसा लेती। इससे मुतल्लिक मर्दों से ये बात क्यों नहीं पूछी जाती? देखिए, मैं 2-3 आपको ड्रामों की थोड़ी सी बताऊंगी। एक आप पास्ट फिर प्रेजेंट। पास्ट में एक ड्रामा था 1983 में, पीटीवी क्लासिक्स है, ये असगर नदीम सैयद का लिखा हुआ है और दरिया इसका नाम है। इसके अंदर एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को डाइवोर्स करता है, ये कह के, ये डायलॉग है, मैं शेयर करूंगी आपके साथ, कि तुम एक सूखे हुए दरख्त की माने दो, क्योंकि 4 साल में हमारे यहाँ औलाद नहीं हुई, तो तुम एक सूखे हुए दरख्त की माने दो। तो वो इनफर्टिलिटी की बिना पर उसको डाइवोर्स कर देता है। हालांकि वो रिक्वेस्ट करती है कि तुम दूसरी शादी कर लो, रीमैरिज कर दो, लेकिन नहीं, वो इसको डाइवोर्स करता है। और अगर डायरेक्टली हम 1983 के बाद अगर डायरेक्टली 2016 में आए तो खलीलुर रहमान कमर का एक ड्रामा है ज़रा याद कर। उसमें एक लड़की को दिखाया गया है कि जो खुला लेती है, और उसकी खुला लेने की रीज़न ये होती है उसको बेहतर प्रपोज़ल आ जाता है, एक अमीर आदमी का प्रपोज़ल आ जाता है, तो वो खुला ले लेती है। लेकिन खलीलुर रहमान कमर ने दिखाया है कि कैसे वो खुला लेके उसके सोसाइटी में क्या क्या उसको मसाइल हुए, लोगों ने स्टिग्मेटाइज़ किया उसको, उस पर धब्बा लगा तलाक का, और उसने उसका नेगेटिव असर ही दिखाया कि अगर औरत ने बगैर किसी सॉलिड रीज़न के अगर खुला ली तो उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अगर अभी आप 2022 की बात करें, अभी तलाक का जो लफ्ज़ है वो ड्रामों में ऐसे ही इस्तेमाल हो रहा है जैसे ये कोई आम लफ्ज़ होता है ना हमारे, और है फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब हर दूसरे दिन तलाक हो रही है, फिर दोबारा शादी हो रही है। इतना फ्रीक्वेंटली इन्होंने ड्रामों में दिखाना शुरू कर दिया, और ख़वातीन ने भी कुछ ना कुछ इससे सीख लिया है कि मूव ऑन करें। एक इंसान से आपकी नहीं बन रही, छोड़ दें, मूव ऑन करें। तो वो भी अब मूव ऑन करना उन्होंने भी सीखा, कर दिया, स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। जी। और आखिर में मैं आपको कहूँगी ये बात, इस बात का जो जवाब है वो फेमिनिज़म की जो वेव आई थी औरत मार्च की, वो इंटरनेशनल जो डे मनाया जाता है ख़वातीन का, उस पर ऑब्ज़र्व की जाती है। उसके डिफरेंट स्लोगन्स हैं, उनका भी कहीं ना कहीं असर आया। तो ये फिर डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि असरअंदाज होती हैं सोसाइटी पर। तलाक के बाद दूसरी शादी के लिए मर्दों को बहुत कम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि औरतों के लिए एक पहाड़ की मानद होता है। दोबारा शादी करना, ज़िंदगी शुरू करना एक बहुत ही मुश्किल मरहला है तलाक याफ्ता ख़वातीन के लिए। ऐसा क्यों है? अगर मैं आपको पॉपुलेशन के हिसाब से बताऊँ ना, मेल की पॉपुलेशन इस वक्त 51% है और औरत की 48% है। इसलिए भी औरतों के लिए, मर्दों के लिए शादी करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होता है। मर्द ने अगर तलाक दे दी है और उसके बच्चे हैं और उसने शादी कर ली है, तो जो दूसरी शादी वो करेगा, हमारी सोसाइटी जिसमें ख़वातीन हैं उन्होंने ये बात सजेस्ट कर दी है कि जो सेकंड उसकी शादी है वही जो माँ है वही उसके बच्चों का ख्याल रखेगी। लेकिन अगर औरत के पहले बच्चे हैं तो उन बच्चों को ना तो उसका हस्बैंड ओन करेगा, ना उसके इन लॉज ओन करेंगे, ना सोसाइटी ओन करेगी। तो ये बहुत बड़ी एक मुश्किल होती है। और ख़वातीन थोड़ी सी इमोशनली ज़्यादा अटैच होती हैं बच्चों के साथ। अगर वो अपनी औलाद को पेरेंट्स की तरफ भी उनको छोड़ना पड़े तो वो इमोशनली डिस्टर्ब ही रहती हैं, तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता रीमैरी करना। जी, आखिर में मैं जर्नल सा जो मेरा अपना एक एनालिसिस है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे ये लगता है साउथ एशियन कंट्रीज़ की जो फीमेल हैं इन्होंने कार्ल मार्क्स की थ्योरी, मार्क्सिज्म को अच्छी तरह पढ़ लिया है। कार्ल मार्क्स ये कहता है इक्वल राइट्स और वन क्लास, और इकोनॉमी की वो बात करता है कि सबके पास इक्वल इकोनॉमी हो, सब लोग इक्वलिटी पे आएँ। तो ख़वातीन ने अर्न करना शुरू कर दिया है, अपनी क्लास को उन्होंने रेस करना शुरू कर दिया है, इम्प्रूव कर लिया है। नाज़रीन, माजबीन खान साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। 100 बातों की एक बात कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसी तरह तलाक भी किसी एक की गलती से नहीं होती। बाज़ औक़ात गुस्से की वजह से लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अगर ऐसे में एक फरीक दूसरे के गुस्से को बर्दाश्त करते हुए थोड़े से तहम्मुल और थोड़ी सी बर्दाश्त का मुजाहरा करे तो यकीनन मामला इस नापसंदीदा फेल तक नहीं जाएगा। और आपके साथी में 100 बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप रुक कर
थोड़े से तहम्मुल से कुछ देर सोचें तो शायद आपको बहुत सारी अच्छाइयाँ भी अपने साथी में नजर आएं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।